हाय, दिस इज ईशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 2 एंड आज है हमारा डे 42। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आपको बता दूं हम इस प्लेटफॉर्म पे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं फॉर पेपर 2 एंड अभी तक हमारे 41 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप जरूर कंसीडर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोस भी आपके लिए। और हमारा जो पैटर्न रहता है, किस तरह से हम डिस्कस करते हैं, वो बता देती हूँ आपको। पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की। फॉर एग्जांपल आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो आज हम पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितने भी PYQs आए हैं इस टॉपिक से वो सारे PYQs एंड में हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा पैटर्न चलता आ रहा है और आज डे 42 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं, अभी स्लाइड्स दिखाऊंगी आपको, ये स्लाइड्स आपको, ये PPT आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल रीशू साइंस अकेडमी पे। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार आपको स्लाइड्स दिखा दूं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इन डिटेल करेंगे हम। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेल डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस मियोसिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, तो ये सारा हम कवर करने वाले हैं आज। और ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हुए हैं, तो एंड में जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी हम ये सारे क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज की क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा ही होगा, पता होगा आपको रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग मींस बेबीज। ठीक है, जब वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे हमारी बर्थ हुए हमारे पेरेंट्स के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है दैट इज असेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज के लिए जो रिप्रोडक्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये देखो इस तरह से इमेज में आपको दिख रहा होगा, अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। इस तरह से ओवरी है, सॉरी ओवम है, जिसे एग भी कहते हैं, एंड दिस इज स्पर्म। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म और ओवम जो है फ्यूज करेंगे एंड इट मेक्स जाइगोट। जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। तो इसी तरह से रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो चलिए इन डिटेल करते हैं डिस्कस। अब है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो आपको समझ आ गया क्या है, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने बेबीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ना, टू टाइप्स की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, जब हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स किया था ना, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी डिटेल में डिस्कस किया था वो, बट वो प्लांट्स के बारे में था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने डिटेल में डिस्कस किया था, बट स्टेप्स आर सेम, स्टेप्स वही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देखिए, फिजन के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है, रीजनरेशन के थ्रू होता है एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो कुछ एनिमल्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा, ये सब जो रिप्रोड्यूस करते हैं ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में इन डिटेल करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो हेल्प कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में तो यही आज करेंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम इन डिटेल कर चुके हैं, प्लांट्स में प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, मेल प्लस फीमेल, बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग होता है बेबी, the offspring that is produced is genetically identical to the parent and almost always has the same number of chromosome। कि जो बेबीज प्रोड्यूस होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो टोटली आइडेंटिकल होता है
जेनेटिकली भी और फिजिकली भी किसके, पेरेंट्स के, बिल्कुल टोटली आइडेंटिकल होगा वो। एंड उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जितने उसके पेरेंट में होंगे उतने ही उसमें क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। मोर ओवर दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल की। तो फॉर एग्जाम्पल हमने बडिंग में ईस्ट में किया था कि इस तरह से ईस्ट का सेल है, ईस्ट में रिप्रोडक्शन होती है थ्रू बडिंग, तो इस तरह से बड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर ये बड यहाँ से गिर जाएगी नीचे से, फिर यहाँ पे फिर से रिप्रोड्यूस करेगी, एक फॉल डाउन हो जाएगी और फिर ये इससे ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से बडिंग की प्रोसेस में कंटिन्यूटी इस तरह से चलती रहती है, ठीक है। और इस तरह से इनके सेल्स डिवाइड करते रहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो टोटली आइडेंटिकल हैं टू देयर पेरेंट, ओके। A few asexual methods are budding, binary fission, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बडिंग मैंने बता दिया कैसे, एक बड अराइज होगी, फिर वो मेच्योर होकर नीचे गिरेगी, फिर उसके थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। इसका एक एग्जांपल है एनिमल का हाइड्रा। हाइड्रा स्मॉल एनिमल है, वाटर में प्रेजेंट होता है। ये जो इमेज है ये हाइड्रा की है, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया, आप देख लेना, लिख लेना, ये है हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फिजन, तो अमीबा और बैक्टीरिया में हमने देखा था, अमीबा में कि जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है इस तरह से वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए कोई सेल है तो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 1 and 2, फिर ये मेच्योर होंगे, फिर ये 2 में ब्रेक होगा एंड मेच्योर होके 2 में ब्रेक होगा। मींस इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, उसके बॉडी पार्ट्स मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल फर्न्स, ये फर्न का प्लांट है एक, फर्न्स के ऊपर इस तरह से डॉट डॉट्स आपको ब्लैक सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इफ इट इज विजिबल ब्लैक ब्लैक, तो ये क्या है, स्पोर्स। तो कुछ प्लांट्स है जिनमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ना, फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इस तरह से वो फ्रेगमेंट्स में इस तरह से पार्ट होंगे उसके, ठीक है। रुको मैं इसको इरेज करती हूँ। फ्रेगमेंट्स में मतलब डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा वो। इसको मैं इरेज करती हूँ, फिर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है, एक फ्रेश वाटर फ्लैट वर्म है, ठीक है, जो वाटर में रहता है। एंड उसकी यूनिक एबिलिटी क्या है कि अगर उसका कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए ना तो वो रीजनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लिजर्ड, लिजर्ड में भी आपने देखा होगा अगर उसका कोई बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल उसकी पूंछ कट गई, तो कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आप देखोगे उसकी पूंछ जो है निकलना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेगमेंट्स में, इस तरह से फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है ये, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, ओके। फिर ये मेच्योर होगा तो ये फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, ये फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, तो इस तरह से प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलती रहती है। तो प्लेनेरिया में भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन ही होती है। एंड प्लेनेरिया क्या है, फ्रेश वाटर फ्लैट वर्म है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने किया था कि जो वेजिटेबल कोई भी प्लांट का पार्ट है ना, तो किसी भी पार्ट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब उस पार्ट से, मतलब उस प्लांट के पार्ट से जब हम कोई नया प्लांट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स हो सकती है, लीव्स के थ्रू हम नया प्लांट जनरेट करा रहे हैं, या रूट्स के थ्रू नया प्लांट बना रहे हैं, या स्टेम के थ्रू नया प्लांट बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, तो वो क्या है, स्टेम्स है, मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, जिनके थ्रू अगर हम नया प्लांट प्रोड्यूस करना चाहें तो हम कर सकते हैं। रूट्स, फॉर एग्जांपल रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू। रूट्स में एग्जांपल ले लीजिए आप, किसी भी प्लांट की अगर आपको रूट से कट करते हो, है ना, रूट से अगर कट करते हो, किसका एग्जांपल लूं, जिंजर का, ठीक है। जिंजर या फिर अच्छा, जिंजर तो मॉडिफाइड स्टेम है, जिंजर नहीं, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है, यहाँ लिखते तो स्वीट पोटैटो में जो रिप्रोडक्शन होती है, स्वीट पोटैटो एक्चुअली रूट है। स्वीट पोटैटो में भी जो रिप्रोडक्शन करा रहे हैं हम स्वीट पोटैटो के थ्रू, तो वो स्वीट पोटैटो है कि एक्चुअली रूट्स। जैसे अनियन है हमारा,
ये पोटैटो है वो स्टेम है, ठीक है, स्टेम में कंसीडर करते हैं उनको। वैसे ही स्वीट पोटैटो जो है ना उसको रूट में कंसीडर करते हैं, तो इसके थ्रू भी हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या है ना, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू जब हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है एक ब्रायोफाइलम का, ब्रायोफाइलम लीव्स, जिसमें लीव्स के थ्रू जो है एक ऐसा प्लांट है जिसमें लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज नीडेड, एक ही ऑर्गेनिज्म है रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिप्रोडक्शन, और उसकी जो डॉटर सेल होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है टू देयर पेरेंट। ठीक है, ये जो नए सेल्स जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स, और जो बना रहा है दैट इज पेरेंट सेल, जो बना रहा है दैट इज पेरेंट सेल, और जो ये नए सेल्स बन रहे हैं इनको कहते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जांपल हमने देख लिए। नेक्स्ट ये ईस्ट का एक एग्जांपल ये है कि इस तरह से ईस्ट का सेल होता है, इसका न्यूक्लियस अंदर, ठीक है, और मतलब न्यूक्लियोलस है, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक्चुअली ईस्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, और जो ईस्ट है दैट इज यूकैरियोटिक सेल, तो ये जो है इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इस तरह से मेच्योर होगा, इस तरह से बड़ा राइज होगी, न्यूक्लियस भी इस तरह से इसके आगे पास जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, एंड इस तरह से एक नई बर्ड बन गई। फिर उसके बाद ये बर्ड जो है ब्रेक करके नीचे गिर जाएगी, और ये जो है ना बर्ड्स बनती जाएंगी बनती जाएंगी बनती जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज इसकी बनती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू बर्डिंग। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट सेल्स होते हैं फ्रॉम टू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ये मेल है, ठीक है, मेल का जो गैमीट है, गैमीट होता है सेक्स सेल्स, मेल के जो सेक्स सेल्स हैं दैट इज स्पर्म, फीमेल का जो सेक्स सेल है दैट इज एग। ठीक है, ये है स्पर्म, ये है एग। अब जब मेल और फीमेल इनमें गैमीट्स में, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स में जब फ्यूजन होगा तो उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो सेल है इसको हम कह रहे हैं जाइगोट। फिर जाइगोट जो है डेवलप होगा, इट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो, फिर इस तरह एम्ब्रियो से बेबी बनेगा। तो इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमीट सेल, जिसे सेक्स सेल्स कहते हैं, from two organisms, male or female, combine to form a singular zygote. This zygote share half of its genetic information with the father and half of the information with the mother. कैसे, ये जो स्पर्म सेल्स हैं इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, और ये जो फीमेल है, फीमेल का एग है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा, तो 23 + 23 कितने हो गए, 46। मतलब ये जो जाइगोट है इसके पास कितने क्रोमोसोम्स है, 46। तो एम्ब्रियो के पास भी कितने गए, 46, और बेबी के पास कितने गए, 46। मतलब हाफ इसको मदर से मिले, हाफ इसको फादर से मिले, और टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम। और हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी सारे जो 22 पेयर्स हैं सेम होते हैं, ठीक है, मतलब पेयर्स में होते हैं, बट ये जो सेक्स सेल्स हैं हमारे ये पेयर्स में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो 23 मदर से मिला, 23 फादर से, फ्यूजन होगा एंड 46 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। सो द न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। तो ये क्या होगा, पेरेंट से डिफरेंट होगा थ्रू जेनेटिकली एंड फिजिकली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा था कि बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपीज बन रही थी। एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते पेरेंट्स के, जैसे हम भी हैं तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट के, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होते हैं, कुछ कुछ डीएनए जेनेटिक मटेरियल हमारा सेम होता है, बट ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो ये जो है जेनेटिकली और फिजिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो अभी जो बता के आई हूँ ऐसे ही होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ स्पर्म, फ्यूजन ऑफ स्पर्म, मेल गैमीट, स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है, एंड एग क्या है, फीमेल गैमीट है, टू क्रिएट अ जाइगोट। क्या कह रहा है ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स क्या होंगे, स्पर्म, फीमेल गैमीट्स एग, तो इन दोनों में फ्यूजन होगा, एंड आफ्टर फ्यूजन इट मेक्स अ जाइगोट। जाइगोट बनेगा,
और इस फ्यूजन जो फ्यूजन होगा ना दोनों में, उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, और फिर जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। और इस जाइगोट को 23 क्रोमोसोम उसके फादर से मिल रहे हैं, 23 उसको मदर से मिल रहे हैं, तो टोटल इसके पास हो गए 46 क्रोमोसोम्स। ओके, and which then develop into new genetically unique individual. This process typically involve two parents. जैसे asexual reproduction क्या था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग इनहेरिट ट्रेट्स फ्रॉम बोथ। मतलब उसको जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है दोनों से मिलता है। की स्टेजेस इंक्लूड गैमीट फॉर्मेशन, तो पहले क्या हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हुई, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो रही है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है ना, इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, डिपेंड्स ऑन द एनिमल। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे फिशेज में होती है, ठीक है, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब बॉडी के बाहर हो रही है। फर्टिलाइजेशन तो हो रही है बट बॉडी के बाहर, तो बॉडी के बाहर हो रही है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पहले गैमीट फॉर्मेशन हुए, गैमीट्स क्या है, मेल गैमीट्स स्पर्म है, फीमेल गैमीट्स एग है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा और फिर एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म 23 क्रोमोसोम। इसके पास 23 स्पर्म है ना, इसलिए इसको कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब हाफ क्रोमोसोम्स है, इसके पास भी 23 है, फीमेल के पास भी, तो ये भी हैप्लॉइड। 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड एंड 23 क्रोमोसोम टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। जब इसके पास हाफ होंगे तो कहेंगे 23 होंगे, हाफ होंगे तो कहेंगे हैप्लॉइड, जब पूरे हो जाएंगे टोटल 46 तो कहेंगे डिप्लॉइड। देखिए ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हैप्लॉइड मींस 23 क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मींस 46 क्रोमोसोम। ओके, फिर शेयर डीएनए विद बोथ द पेरेंट सेल, तो इसका जो डीएनए है पेरेंट सेल से मिला है इसको, जेनेटिक ट्रेट्स, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी जो इसने इसे अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली है, कुछ आदि, कुछ जो है फादर से, कुछ जो है मदर से, ठीक है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में। अब यहाँ देखिए एक इमेज, जब जो मेल है, मेल के जो स्पर्म है ना, और ये फीमेल है, फीमेल का एग है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, सॉरी, यहाँ जो प्रोसेस हो रही है ना, दिस इज कॉल्ड मियोसिस, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। मियोसिस जो है रिप्रोडक्शन में ही हेल्प करती है, ठीक है। 23 ये जो मियोसिस है ना, ये रिप्रोडक्टिव सेल में हेल्प करती है। इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स है, और ये दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन जब होगी, जाइगोट बनेगा, तो दोनों मिलके फ्यूज होकर कितने क्रोमोसोम बना देंगे, 46। 2n का मतलब है ये सिंगल एन, ये सिंगल एन, दोनों एन मिल गए तो कितने हो गए, 46, ठीक है। फिर एम्ब्रियो के पास भी कितने हैं क्रोमोसोम, 46। तो ये जो स्टेज होगी दिस इज कॉल्ड माइटोसिस, और ये जो स्टेज होगी जहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है, ये होगी मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। एंड देन एम्ब्रियो के पास, एम्ब्रियो के बाद जब ये जाइगोट के बाद, सॉरी, जो एम्ब्रियो बन रहा है दैट इज, उसके वहाँ जो प्रोसेस हो रही है दैट इज माइटोसिस, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है मियोसिस और माइटोसिस में, वो आगे सेल डिवीजन में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये मियोसिस है ना, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। मियोसिस कहाँ होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, और माइटोसिस कहाँ होती है, बॉडी सेल्स में, ठीक है। मियोसिस में क्या हो रहा है, सॉरी, रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से, स्पर्म और एग। रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या हो रहा है, मियोसिस। एंड जो बाकी बॉडी सेल्स हैं, जैसे हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, जैसे हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, सोमैटिक सेल्स कहते हैं, उसमें क्या होता है, माइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका हाथ कट गया, ठीक है, आपका हाथ कट गया, कुछ दिन तो वहां पे कट सा लग गया एक, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वो जो हमारे हाथ में कट लगा था, जो चोट लगी थी, वो धीरे धीरे अपने आप जो है, वो जो घाव होगा अपने आप भरता जाएगा। इस तरह से मान लीजिए गैप है बीच में, ठीक है, तो थोड़े कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो अपने आप स्किन जो है, नई स्किन आनी शुरू हो जाएगी, वो अपने आप भरता जाएगा, और न्यू स्किन जो है यहाँ पे बन जाएगी। तो वो जो न्यू स्किन फॉर्मेशन हो रही है दैट इज थ्रू माइटोसिस, ओके। जो सेल डिवाइड हो रहे हैं दैट इज थ्रू माइटोसिस, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होती है, मियोसिस, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अभी डिस्कस किया हमने, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, द मेल गैमीट स्पर्म फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो मेल और फीमेल गैमीट में फ्यूजन हो रहा है, जो स्पर्म में
और एग में फ्यूजन हो रहा है, उसी फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ होती है? फीमेल बॉडी के अंदर होती है, इन फैलोपियन ट्यूब। वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है 2 टाइप की होती है। एक्चुअली एक और टाइप है एक और टाइप है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल पैरेंट। फीमेल बॉडी के अंदर जो फ्यूजन हो रहा है स्पर्म और एग में, वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। फिर जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो से जो फीटस बनेगा वो भी कहाँ होगा? फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन ऑल ह्यूमंस एंड इन मोस्ट एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउ, लॉयन एटसेट्रा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता है, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली होता है जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनमें। सो द स्पर्म एंड एग यूनाइट आउटसाइड द बॉडी। इसमें स्पर्म और एग जो है आउटसाइड द बॉडी जो है फ्यूज होते हैं, often in water. In this process, the female parent lay her egg and later these eggs are fused by the male parent by injecting his sperms over the egg. For example, fish and frog, etc. मतलब पानी में फीमेल जो होगी उसने एग ले डाउन कर दिए अपने, ठीक है। उन एग्स के पास जो मेल होगा अपने स्पर्म जो है स्पर्म्स रिलीज करेगा, वो जो स्पर्म्स है उसके साथ फ्यूज होंगे, उसी को कह रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब ये बॉडी के बाहर हो रही है। जो बॉडी के अंदर हो रही है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स ऑल्सो। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रही है, स्पेशली वाटर में होती है, एंड एग्जाम्पल है फिश एंड फ्रॉग। ओके, आई होप फर्टिलाइजेशन आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा, एक और है जिसमें जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोगैमी। एक मिनट। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोगैमी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन को ऑटोगैमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जिसे सेक्स सेल्स कह रहे हैं, फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग। मतलब एक ऐसा एनिमल है या एक ऐसा कुछ पैरासाइट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जिनमें होता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा एनिमल है जिसमें मेल सेक्स सेल भी प्रेजेंट है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही प्रेजेंट है। और इस तरह के एनिमल को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है, तो इस तरह के एनिमल को हम कहेंगे हर्माफ्रोडाइट। तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन होगी ना, वो अपने ही एग में अपने ही स्पर्म को फ्यूज कर रहा है, तो दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन नहीं होती, ठीक है। वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें बैकबोन होती है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हमारी बैकबोन है, तो हम क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। जिनमें बैकबोन नहीं होती उनको कहते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, ओके। तो ऐसे कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे टेप वर्म हो गया, स्नेल होगी, स्लग हो गया, एंड सर्टेन अदर पैरासाइट्स। कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और पैरासाइट्स पैरासाइट्स में मान लीजिए कुछ राउंड वर्म्स हैं, ठीक है। राउंड वर्म्स पैरासाइट्स क्या होते हैं पता है ना आपको? पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो अपना न्यूट्रिशन अपने होस्ट की बॉडी से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। तो फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे इंटेस्टाइन में भी कुछ राउंड वर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होते, एक्चुअली कंटेमिनेटेड फूड या कुछ गंदा खाने से या सॉइल के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं। मान लीजिए हमने कोई गंदा पानी पी लिया, कंटेमिनेटेड पानी पी लिया, उस पानी में टेप वर्म के एग्स थे, वो अब चले गए हमारी बॉडी में। अब वो रहेंगे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को करेंगे हार्म और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे। सो दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स, जो अपनी होस्ट बॉडी पे डिपेंड करते हैं और अपना न्यूट्रिशन जो है अपने होस्ट से लेते हैं, ठीक है। तो दे रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो ये कुछ एनिमल्स हैं, टेप वर्म, स्नेल, स्लग्स, राउंड वर्म्स, जो क्या करते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होती है? एक ऐसा एनिमल है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है सिंगल एनिमल में, एंड ऐसे एनिमल को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट और बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जहां पे वो अपने ही स्पर्म्स को अपने ही एग में इन्फ्यूज करता है, जिसे कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ओके। So self-fertilization is also called autogamy. It is the fusion of male and female gametes from the same individual to form offspring. This process occurs in bisexual or hermaphrodite organism that have both male and female reproductive system within a single body. ठीक है, ओके। आई होप ये समझ आया होगा आपको
फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। फॉर एग्जांपल फिशेज एंड फ्रॉग। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऐसी फर्टिलाइजेशन है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है। ऐसे एनिमल को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, और वो अपने ही एग्स में अपने ही स्पर्म को फ्यूज करता है, जिसे कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म, स्नेल, स्लग एंड राउंड वर्म्स। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा सेक्शन आपको। नेक्स्ट है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स? विविपेरस एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं, विच ले एग्स, जो एग्स देते हैं उन्हें कहते हैं ओविपेरस। ओके, विविपेरस जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, ओविपेरस जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो विविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू लिव यंग विद द embryo developing internally within the mother's body before being born as fully formed individual. For example, human, dog, elephant, cats, etc. Oviparous animals lay eggs, allowing the embryo to develop outside the body. इसमें embryo outside the body develop हो रहा है, viviparous में embryo female parent के अंदर develop होता है। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, एम्फीबियन फ्रॉग, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एटसेट्रा। ओके, आई होप विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स भी आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इनमें से ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन पूछ लिया जाए, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन से एनिमल विविपेरस हैं, कौन से ओविपेरस हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको अभी आगे देखेंगे ना आप क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं एग्जामिनर ने। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए एंड किसी भी चीज को लाइटली मत लेना, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। जो भी चीजें मैंने ली हैं, ठीक है, सारी एनसीईआरटी बेस्ड है, आपकी एनसीईआरटी से ली है। आपके पेपर को डिटेल में देख के कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये जो स्लाइड्स बनाई है उसी के अकॉर्डिंग बनी है, एंड उसी से ही ये जो पेपर लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं, सॉरी, उन्हीं आपके प्रीवियस क्वेश्चन से लिए हुए हैं क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन भी टोटली आपके पेपर बेस्ड है, मतलब पेपर से ही लिए, मैंने खुद से कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या हो रहा है? It is a process in which a parent cell divides into two or more daughter cell. For example, अभी मैंने आपको हाथ कटने का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारा हाथ कट जाए, उसमें घाव हो जाए, तो वो घाव कैसे भरता है? अब जो सेल्स है ना, वो डिवाइड होते रहेंगे, एक टाइम तक ये नई स्किन आ जाएगी। हम देखेंगे नई स्किन की लेयर आ गई है, वो कैसे होती है? थ्रू सेल डिवीजन। और कौन से सेल डिवीजन? कौन से? माइटोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, माइटोसिस के, जो सारे नॉर्मल सेल्स है ना, सब में माइटोसिस होता है, बाकी सिर्फ एक जो है सेक्स सेल्स, वहां पे मियोसिस होती है। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो अगर माइटोसिस की बात करें, पहले मियोसिस की बात कर लेते हैं। मियोसिस में क्या होता है? दिस इज सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड मैंने आपको बताया था, हैप्लॉइड मींस 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 4 हैप्लॉइड सेल। इसमें जो डॉटर सेल्स बनती है ना, 4 डॉटर सेल्स बनती है। देखिए 1 2 3 4, एक सिंगल सेल से 4 डॉटर सेल्स बन रही, इस तरह की सेल है। ठीक है, सेल डिवाइड हुआ, इंटरफेस हुई, अब ये सेल जो है फिर से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे इसके पास कितने? 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। जो मियोसिस 1 है, दोनों में 46 क्रोमोसोम है। बट जब मियोसिस 2 होगी, जो स्टेप 2 है, ये जो सेल है फिर से डिवाइड करेगा 2 सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में। तो अब इनके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 इसके पास, 23 इसके पास, और इसमें भी 23 इसके पास, 23 इसके पास। तो दे आर कॉल्ड हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेल्स जो है दे आर हैप्लॉइड सेल्स। और मियोसिस कहाँ होती है? सेक्स सेल्स में होती है। सो डीएनए रेप्लिकेशन अकर वंस फॉलोड बाय 2 डिवीजन। तो यहाँ जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है ना, 2 बार होती है। एक बार यहाँ पे मियोसिस 1, क्योंकि 2 बार सेल डिवाइड हो रहा है ना, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो सेल जो डीएनए रेप्लिकेट होगा वो भी 2 बार होगा, एक बार यहाँ पे इस स्टेज पे और एक बार इस स्टेज पे। ठीक है, जो सेल रेप्लिकेट हो रहा है 2 बार हो रहा है, क्योंकि जो मियोसिस है वो 2 बार हो रही है यहाँ पे। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ इन मियोसिस, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हाफ हो जाते हैं। यहाँ 46 थे, यहाँ कितने हो गए? 23। मियोसिस टेक्स प्लेस इन सेक्स ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स। ठीक है, कहाँ होती है? सेक्स सेल्स में होती है। गैमीट्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देम। जो गैमीट्स हैं
में हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेल था हमारे पास, मेल स्पर्म थे, उसके पास भी 23 थी, और जो फीमेल एग था उसके पास भी 23 थे, और दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे। तो ये जो जाइगोट बनेगा इसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, जिसे हम कहेंगे डिप्लॉइड, और 23 है मतलब हैप्लॉइड, हाफ, ठीक है। तो मियोसिस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। एक सेल से, एक सेल है सिंगल सेल, ठीक है, इससे 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, और इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जितना पेरेंट का होता है उतना ही इनमें होता है। पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम्स है, और डॉटर सेल्स के पास भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। जैसे मियोसिस में हमने देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होगा, पेरेंट के पास भी 46 है, और इस तरह से सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड होता होता 2 पार्ट्स में, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों ही डॉटर सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। So mitosis is a process where a single cell divides into 2 identical daughter cells. DNA replication occur once, followed by single division. यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डिवीजन हो रहा है ना, वहां पे 2 बार सेल डिवाइड हुआ था, तो 2 बार डीएनए रेप्लिकेट हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेट होना मतलब कॉपीज बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट एक बार होगा, क्योंकि एक ही बार ये प्रोसेस हो रही है। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मेंटेन्ड इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज। तो हमारी जो ग्रोथ होती है, दैट इज थ्रू माइटोसिस, ठीक है। एंड रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूज में भी क्या हो रही है, माइटोसिस। जितने भी हमारे सोमेटिक सेल्स है, जितने नॉर्मल सेल्स है, सब में माइटोसिस होती है। सिर्फ कहाँ मियोसिस हो रही है, हमारे सेक्स सेल्स में मियोसिस हो रही है, ठीक है। आई होप माइटोसिस और मियोसिस का टॉपिक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है वो देखते हैं। पहले तो हमने ये देखा कि एनिमल्स जो हैं, हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो सभी एनिमल्स में, मैं सभी तो नहीं कहूंगी, बट हाँ कुछ एनिमल्स हैं जिनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनली होती है, कुछ में एक्सटर्नली होती है। तो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनली होती है। तो इंटरनली ये फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है वो आगे देखेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जो मेल ऑर्गन है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे हेल्प कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे हेल्प कर रहा है इसमें, तो वो इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। So all human beings undergo sexual mode of reproduction. In this process, 2 parents are involved in producing new individual. Offsprings are produced by the fusion of gametes from each parent. जो मेल है उसके sperm and जो फीमेल है उसका egg. Hence, the newly formed individual will be different from parent, both genetically and physically. जो जाइगोट बनेगा फिजिकली और जेनेटिकली डिफरेंट होगा पेरेंट से। यही पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, हम फर्टिलाइजेशन में यही किया, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में भी यही पढ़ा हमने, अब ह्यूमन बींग्स में भी यही पढ़ रहे हैं ना। चलिए, तो ये है फीमेल, ये है मेल, ठीक है। अब फीमेल का जो सेक्स सेल है, जो फीमेल गैमीट है, दैट इज कॉल्ड एग, है ना। और जो मेल का सेक्स सेल है जिसे हम कहेंगे स्पर्म। तो देखिए, एग में भी, एग को ओवम भी कहते हैं, एग में भी 23 क्रोमोसोम्स है, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स, और यहाँ मियोसिस होती है, आपको पता है, क्योंकि ये सेल्स जो है हैप्लॉइड, जो सेक्स सेल्स होते हैं हैप्लॉइड सेल्स है, यहाँ पे मियोसिस होती है। यहाँ माइटोसिस लिखा है, इसे मियोसिस कर लेना, ठीक है। दोनों ही जगह मियोसिस हो रही है। मियोसिस के बाद जब एग और स्पर्म में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स में, तो क्या बनेगा, जाइगोट। और ये जो जाइगोट होगा, अब इसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जो कि 23 पेयर्स में होते हैं। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम कहते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, या 46 क्रोमोसोम्स कह देते हैं, या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ओके। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट फॉर्मेशन हुई, तो जाइगोट के पास 46 क्रोमोसोम्स है, 23 उसको फादर से मिले, 23 फादर से मिले, 23 मदर से मिले, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस होगा, एंड जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो के बाद बनता है फीटस। फीटस में जो बेबी है उसके बॉडी पार्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं फीटस। तो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, जो कि 23 पेयर्स में है, ठीक है। फीटस के पास भी कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरह से एग्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो मेल गैमीट्स, दैट इज स्पर्म्स,
आर प्रोड्यूस विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल गैमीट्स हैं, मेल सेक्स सेल्स हैं, कौन है, क्या है, स्पर्म्स। स्पर्म्स क्या है, मेल के सेक्स सेल्स है। फीमेल के सेक्स सेल्स क्या है, एग, जिसे ओवम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पर्म्स है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। देखते हैं, तो ये जो स्पर्म्स है ना, टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अपीयर ऑफ टेस्टिस क्या है, अपीयर ऑफ ओवल शेप्ड ऑर्गन मास्क्ड इन अ पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जो है ना, ये जो बाहर का पार्ट है, ठीक है, जैसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो पार्ट है इसे कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, दिस इज टेस्टिस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टिस है ना, ये स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, एंड जो मेल हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वो भी कौन, टेस्टोस्टेरोन वो भी कौन प्रोड्यूस, टेस्टोस्टेरोन भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टिस, और स्पर्म भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टिस। और ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। टेस्टिस को टेस्टिकल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या है, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड अ सैक लाइक ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। इट इज द हाउस ऑफ टेस्टिकल्स और टेस्टिस एंड मेंटेन अ टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्क्रोटम, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्क्रोटम क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेस्टिस समझ आ गया, स्क्रोटम समझ आ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, वास डेफरेंस। अब ये जो वास डेफरेंस है ना, दिस इज द स्पर्म प्रोड्यूस इन द टेस्टिस आर स्टोर्ड इन अ ट्यूब कॉल्ड द एपिडिडिमस। ये जो ट्यूब है यहाँ पे, ये वाली, अच्छा ये वाली, ये दिस इज एपिडिडिमस। ये क्या है, एपिडिडिमस है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं दैट आर स्टोर्ड इन अ ट्यूब, जो ये स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं ये कहाँ स्टोर होते हैं, एपिडिडिमस में स्टोर होते हैं स्पर्म। Okay, here the sperm get matured and pass to urethra through the muscular tube called vas deferens. तो ये जो ट्यूब है ना, this one, this is called vas deferens. vas deferens. अब इस ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब यहाँ पे क्या है, एपिडिडिमस, ये क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस क्या कर रही है, स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है। ये स्पर्म एपिडिडिमस के थ्रू होता हुआ इस पाइप में, जिसका नाम है vas deferens, इसके बाद जाएंगी और vas deferens से होते हुए फिर ये यूरिथ्रा में यूरिथ्रा में चली जाएंगी। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, वास डेफरेंस यूरिथ्रा के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और यूरिथ्रा ये वाला पोर्शन है, दिस वन, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेसरी ग्लैंड्स। दीज इंक्लूड 3 ग्लैंड्स, नेमली सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कूपर्स ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, यहीं पे सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, एज वी लिख देती हूँ सेमिनल वेसिकल्स, एंड कूपर्स ग्लैंड भी यहाँ पे होती है, जो क्या करती हैं, दे सिक्रीट, ये जो तीनों हैं, द सिक्रीशन ऑफ फ्रॉम द 3 ग्लैंड्स मिक्स टू फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ये तीनों एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसे कहते हैं सीमन। एंड सीमन क्या करता है, इट नरिशेस द स्पर्म, इंक्रीजेस द वॉल्यूम एंड हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। सीमन क्या कर रहा है, स्पर्म को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेनिस। Penis is a cylindrical tube which serves as both reproductive organ and an excretory organ. It delivers sperms into the vagina during sexual intercourse. ठीक है, तो जो sperm रिलीज होते हैं वो पेनिस के थ्रू ही रिलीज होते हैं। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई होप आपको समझ आया होगा। जो टेस्टिस है, फर्स्ट पार्ट हमने किया टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड टेस्टिस क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं, स्पर्म भी सिक्रीट करती हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं। और ये जो हार्मोन है, सॉरी, ये जो स्पर्म है, ये एपिडिडिमस के थ्रू होता हुआ वास डेफरेंस में जाता है, और वास डेफरेंस से फिर यूरिथ्रा से होता हुआ पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, 4 पार्ट्स है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 5 पार्ट्स करके आए, यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट है अपीयर ऑफ ओवरीज। इस तरह से 2 ओवरीज प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, और दोनों ही ओवरीज जो है ना, दोनों ओवरीज में से हर महीने, हर मंथ एक ओवरी जो है ना एक एग रिलीज करती है। ठीक है, ओवरी क्या करती है, एग। अब दोनों ही नहीं करती, हाँ कभी कभार कोई किसी पर्सन में होता है ऐसा, बट वैसे जनरली क्या होता है कि हर महीने ओवरी जो है एग रिलीज करेगी। अगर तो वो फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है,
तो बेबी में डेवलप हो जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो बन जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो हमारी बॉडी के थ्रू बाहर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो क्या है, जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होगा और वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो क्या है, एक्चुअली ओवरी से ही रिलीज होता हुआ एग है, ठीक है, जो फर्टिलाइज नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट है हमारा पेयर ऑफ ओवरीज। ये दो पेयर ऑफ ओवरीज हैं। ओवरीज प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर ओवम इन देम। ओवम मतलब एग। दे आल्सो प्रोड्यूस अ फीमेल हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट करता है कौन, ओवरी। नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब। ये इस तरह से, ये जो ट्यूब है दिस इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। ये दो फेलोपियन ट्यूब है जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। दे आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दे कनेक्ट ओवरीज विद द यूट्रस। ये क्या करता है, ओवरीज को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। अब क्या होता है ना, जब एग रिलीज होगा, ठीक है, तो ये एग जो है फेलोपियन ट्यूब के पास जाएगा। यहाँ पे ऐसे, एक बार पेन चेंज करूं, देखती हूँ, मैं हमेशा आपको रेड पेन से ही पढ़ाती हूँ। लेट मी टेक अनदर पेन इफ पॉसिबल। चलो ब्लू वाला लेती हूँ। यस, यहाँ पे क्या होगा, एग रिलीज हुआ और एग चला गया फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म्स आएंगे, ठीक है, वेजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के पास आएंगे स्पर्म्स। अब स्पर्म्स और अगर एग में फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट जो है मूव करता हुआ, डेवलप होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे यूट्रस में पहुंच जाता है, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, यूट्रस में पहुंच गया एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो यहाँ डेवलप होगा इन द फॉर्म ऑफ फीटस, और यहीं पे सारी बेबी की जो ग्रोथ होती है इसी पार्ट में होती है, कहाँ पे, यूट्रस में, ठीक है। तो इतना हो गया। यूट्रस क्या है, यूट्रस इज द साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है वो यूट्रस में हो रहा है, ठीक है। एंड जब बेबी डेवलप हो जाता है, ठीक है, 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, सो ये वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, या फिर नाउ डेज क्या होता है, सर्जिकली भी बेबी को रिमूव करते हैं, यहाँ पे कट लगा के बेबी को यहाँ से भी रिमूव करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं हो पाता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो फिर सिजेरियन के थ्रू यहाँ पे कट लगा के यूट्रस के पास, ठीक है, यहाँ कट लगा के इसको बेबी को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है ना, तो ये जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, ये ऊपर की तरफ मूव करती है। यहाँ पे तो अभी तो ये पेल्विक रीजन में, ये वाला जो रीजन है यूट्रस जहाँ प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं पेल्विक रीजन। बट जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होगी, ये जो यूट्रस है ना, इस यूट्रस की लाइनिंग ऊपर जाती जाएगी और ये एब्डोमिनल रीजन तक पहुंच जाती है, हमारे स्टमक के पास, जिसे कहते हैं एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्यूजन होता है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि स्पर्म है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फीमेल सेक्स सेल्स, नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मेल सेक्स सेल स्पर्म एंड फीमेल सेक्स सेल एग, दोनों के बीच में फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर सेल जो है मेच्योर होता जाता है, और सेल जो है कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे यूट्रस में, जिसे कहते हैं एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो, यहाँ पे जब एम्ब्रियो के बॉडी पार्ट्स जो है विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फीटस। इसको हम नाम देते थे फीटस, ठीक है। फिर ये जो है जैसे जब डेवलप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब ग्रोथ इसकी प्रॉपर हो जाएगी, तो फिर ये वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, या फिर सर्जिकली ऑपरेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा, निकाल लिया जाएगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबीज। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है ना, कुछ ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है बॉडी में, कुछ फीमेल बॉडीज में, कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या कोई और प्रॉब्लम है, मतलब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है उनमें, ठीक है। तो जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन अगर हो भी जाएगी तो वो यूट्रस तक जाइगोट या एम्ब्रियो पहुंच नहीं पाता, क्योंकि जो हमारी ये फेलोपियन ट्यूब है ना, ये ब्लॉक होती है। देखो ये फेलोपियन ट्यूब इस तरह से कनेक्टेड है ना, इस तरह से एग्स यहाँ से रिलीज होगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, फेलोपियन ट्यूब फिर कहाँ जाएगी, यूट्रस में मिल रहा है। तो अगर हमारी या किसी की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो क्या होगा, उस केस में जो कुछ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना, अगर कोई फीमेल बेबी को बर्थ नहीं दे सकती, तो क्या करते हैं ना, उसकी बॉडी से, फीमेल की बॉडी से एग लेंगे एंड मेल की बॉडी से स्पर्म ले लेंगे, है ना, और एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कराएंगे इन अ पेट्री डिश।
फर्टिलाइजेशन कराएंगे इन अ पेट्री डिश। और पेट्री डिश क्या होती है, साइंस स्टूडेंट हो तो इतना आपको पता ही होगा, ठीक है। पेट्री डिश के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है इन द लेबोरेटरी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स में फर्टिलाइजेशन कराएंगे। जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी, जब ये जाइगोट बन जाएगा, तो क्या करेंगे, इस जाइगोट को, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, सॉरी, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। तो इस एम्ब्रियो को फिर बेबी के, फीमेल में, बेबी के, सॉरी, मदर के यूट्रस में इसको इम्प्लांट कर देते हैं, यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। फीमेल बॉडी से एग लेंगे, मेल बॉडी से स्पर्म लेंगे, दोनों को फ्यूज कराएंगे इन अ पेट्री डिश, जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। इस एम्ब्रियो को फिर फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है और वहां पे बेबी की प्रॉपर ग्रोथ होती है, ठीक है। So a test tube baby is a child conceived through in vitro fertilization। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है बाहर, बट बेबी का जो बर्थ है वो बॉडी से ही होगा। फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है, बट जब जाइगोट, सॉरी, जो एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करा दिया जाता है बॉडी के अंदर। वेयर एग्स एंड स्पर्म्स आर फर्टिलाइज्ड इन अ लेबोरेटरी डिश rather than inside the body, and then resulting embryo is implanted into woman's uterus to develop. This process helps women with infertility such as blocked fallopian tube to become pregnant. Okay, I hope test tube babies का concept आपको समझ आया होगा। मतलब बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है, ओनली फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है टेस्ट ट्यूब में होती है। इस तरह से एग लेते हैं, एग एंड स्पर्म को प्रिपेयर करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर करवाते हैं, फ्यूजन कराएंगे, एम्ब्रियो को फिर ट्रांसफर करेंगे एंड देन प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। ये है टेस्ट ट्यूब बेबीज। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक और चीज बतानी थी। ये तो मैंने बताया कि अगर एक एग जो है फ्यूज होता है तो बेबी कैसे बनता है। कई बार ट्विंस होते हैं, तो वो ट्विंस कैसे होते हैं, तो उस केस में कई बार क्या होता है ना, वैसे तो हमारी दोनों ही ओवरीज 2 एग्स रिलीज करती हैं, ठीक है, 2 एग्स रिलीज करती हैं हमारी दोनों ही ओवरीज, बट काफी रेयर केस है ऐसा, ठीक है। कुछ कुछ फीमेल बॉडीज ऐसी होती है कि 2 या 3 एग्स, कुछ तो ऐसे भी हैं, एक्टर्स भी हैं कुछ ऐसे जिनके 3-3 बच्चे हुए हैं एक टाइम पे, तो वो कैसे होता है, 2 या 3 एग्स जो है फ्यूज हो गया विद द डिफरेंट स्पर्म्स, मतलब स्पर्म से फ्यूज हो गए, वो 3 स्पर्म्स आ गए, तीनों से तीनों एग्स जो है फ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 2 एग्स जो हैं, 2 एग्स जो हैं, 2 डिफरेंट एग्स को 2 डिफरेंट स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया, एक एग मान लीजिए इस ओवरी से रिलीज हुआ था, एक एग इस ओवरी से रिलीज हुआ था, दोनों ही एग्स को डिफरेंट स्पर्म्स ने अगर फ्यूज किया, तो जो फर्टिलाइजेशन होगी, उस फर्टिलाइजेशन को हम कौन सी फर्टिलाइजेशन कहेंगे, तो उस फर्टिलाइजेशन को, ठीक है, तो इस केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, इसको कहते हैं फ्रेटर्नल, यहाँ लिखती हूँ फ्रेटर्नल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फ्रेटर्नल है, ये जो ट्विंस बेबी हैं, क्या ये दोनों आइडेंटिकल होंगे टोटली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ही एग है ना, एक ही एग में फ्यूजन हुआ, ठीक है, एक ही एग में स्पर्म से फ्यूजन हुआ अगर, तो इस केस में क्या होता है ना, ट्विंस बेबी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिंगल एग है एंड इसमें 2 स्पर्म्स आ गए, 2 स्पर्म्स ने फ्यूज कर दिया इस एग को, तो जो रिजल्ट होगा उसमें 2 एम्ब्रियो बनेंगे, ठीक है, 2 एम्ब्रियो बनेंगे, मतलब 2 ट्विन बेबीज होंगे, ठीक है। बट इस केस में क्या हो रहा है ना, एग भी 2 है, स्पर्म भी दोनों अलग अलग है, तो इस केस में जो बेबीज होंगे ना, दोनों टोटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, जैसे एक नॉर्मल सिबलिंग्स होते हैं ना, वैसे ही होंगे ये भी। बट इस केस में जो फर्स्ट वाला केस है, जहाँ पे एक एग है और 2 स्पर्म्स है, इसमें जो ट्विंस फॉर्म होंगे दोनों मिलते जुलते होंगे, ठीक है। बट इस केस में जो ट्विंस बनेंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। इट डिपेंड्स कि 2 एग के साथ फ्यूजन हुआ है या एक एग के साथ फ्यूजन हुआ है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बस अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही थी, ठीक है। चलिए, तो आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार ब्लैंक स्लाइड लेके बता देती हूँ आपको। हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन, ठीक है। गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है, 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के, बडिंग के थ्रू होती है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होती है, स्पोर फॉर्मेशन एंड नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन
and fragmentation etc. fragmentation and vegetative propagation, जो vegetative parts के थ्रू होती है, vegetative propagation। ठीक है, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। नेक्स्ट हमने किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मदर एंड फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब 2 पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसमें, 2 पेरेंट्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में 2 पेरेंट्स हैं। तो जो मेल है उसका जो स्पर्म है, मेल सेक्स सेल स्पर्म एंड फीमेल सेक्स सेल एग, दोनों ही आपस में फ्यूज करेंगे। स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, एग के पास भी 23 क्रोमोसोम है। दे आर हैप्लॉइड यहाँ के, और ये मियोसिस होती है। तो यहाँ पे अब फर्टिलाइजेशन होगी, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इट डेवलप्स इनटू जाइगोट बनेगा। तो ये जो जाइगोट बनेगा ना, अब इसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे टोटल। 23 मदर से मिले, 23 फादर से मिले। ठीक है, 23 फादर से, 23 मदर से, और बन गया जाइगोट, जिसके पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। और हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में ना, सबकी नहीं, एनिमल्स और ह्यूमंस की अगर बात करें, ह्यूमंस की तो सबकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी हो गया, सभी हो। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। और कुछ एनिमल्स हैं, लाइक हॉर्स है, उसकी बॉडी में 64 क्रोमोसोम्स हैं। कुछ एनिमल्स हैं, सबके एनिमल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वेरी करते हैं, अलग अलग नंबर है। बट हमारी बॉडी, जो ह्यूमंस की बॉडी है, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 हमें फादर से मिले, 23 मदर से। हमारे जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें जो 22 पेयर्स हैं जो सोमैटिक सेल्स हैं। ठीक है, 22 पेयर्स तो ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो 23rd है ये सिंगल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ठीक है, सिंगल प्रेजेंट होता है। जो 23rd होता है, जो सेक्स सेल होता है, सेक्स सेल फीमेल में क्या है, एग, और मेल में क्या है, स्पर्म। ओके, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनेगा। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होगी। एंड इसमें हमने देखा कि 3 तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 3 तरह की फर्टिलाइजेशन हो रही थी। देखिए हमने, इंटरनल जो बॉडी के अंदर होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स। एक्सटर्नल जो मैक्सिमम एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनकी बॉडी में होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है। एक होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जो अपने ही एग से अपने ही स्पर्म्स को फ्यूज कराता है, वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे कुछ राउंड वर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, और ऐसे एनिमल जहां सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है ना, उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। 3 तरह की फर्टिलाइजेशन हमने की। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। आई होप राइटिंग आपको समझ आ रही होगी, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। विविपेरस एनिमल जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, जो यंग वंस को बर्थ करते हैं। ठीक है, और ऐसे एनिमल्स जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं ओविपेरस। ठीक है, ना क्लियर हो गया, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। फिर हमने किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबीज। ये टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है, जो बॉडी के बाहर होती है। जब एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो एम्ब्रियो को फीमेल बॉडी के, फीमेल के यूटरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो था हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके PYQs। एक मिनट, यस, इसके PYQs करेंगे अब। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स। कुछ सेट्स दिए हैं, रिप्रोडक्टिव टर्म्स हैं कुछ, जो सेट्स में, पेयर्स में दी हुई है, सेट्स में मतलब अरेंज्ड वे में दी हुई है। हमें बताना है कौन सा सेट अरेंज्ड वे में है, कौन सा अरेंज्ड वे में नहीं है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है दैट इज स्पर्म, ओविडक्ट, एग, यूट्रस। इसमें तो मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स को इसने कंबाइन कर दिया, सो दिस इज नॉट इन पेयर। सेकंड है ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस। हाँ, ओव्यूलेशन क्या होता है, जब हमारी ओवरी जब एग रिलीज करती है ना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ये जो एग है ओविडक्ट से होता हुआ, मतलब ओविडक्ट में जाएगा जहां फर्टिलाइजेशन होगी। ओविडक्ट क्या है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, और ये जो जाइगोट है फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और एम्ब्रियो कहाँ चल जाता है, यूट्रस में। ठीक है, सो दिस इज ट्रू, ये पेयर में है और सेट है पूरा प्रॉपर।
सी नेक्स्ट ऑप्शन है स्पर्म, स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस। मतलब ये जो स्पर्म है टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं, है ना, स्पर्म जो है टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं, और ये स्पर्म डक्ट के थ्रू होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, पेनिस में चला जाएगा, और पेनिस से बॉडी के बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस। अब मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जब हमारी ओवरी एग रिलीज करती है ना, तो ये एग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एग रिलीज किया ओवरी ने, और ये एग चला गया ओविडक्ट में, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये फिर एग जो है यूट्रस के पास जाएगा, और यहाँ पे शेड ऑफ हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बी, सी एंड डी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बी, सी एंड डी। दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है, next question is after fertilization zygote will develop into human male if, मतलब fertilization जब होती है मेल और फीमेल में, ये मेल है ये फीमेल है, मेल का स्पर्म है और फीमेल का एग है, तो दोनों में जो फ्यूजन होगा। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है, पीछे बताना भूल गई मैं। इसमें क्या होता है ना, जब जो स्पर्म है ना, जो हमारे स्पर्म है वो जो है, अच्छा यहाँ बताती हूँ, देखो अगर कोई पेरेंट है ना, जो फीमेल बॉडी है ना, फीमेल के पास जो क्रोमोसोम्स हैं दैट इज XX, एक उसको मदर से मिला, एक फादर से मिला। सेक्स क्रोमोसोम्स जो है, मैंने आपको बताया था पेयर में, जब मतलब ये जो है ना, जो सेक्स क्रोमोसोम है सिंगल प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, एक हमें फादर से मिला, एक हमें मदर से मिला। देखो जो फीमेल बॉडी है ना उसके पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल है ना, मेल के पास जो क्रोमोसोम्स हैं उसके पास X और Y क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एक उसे फादर से मिला है, एक मदर से मिला है, ठीक है। तो मदर से हमेशा X क्रोमोसोम ही मिलेगा, क्योंकि उसके बॉडी में XX क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फीमेल अगर XX क्रोमोसोम्स है इट मीन्स जो बेबी है दैट इज फीमेल, अगर XY क्रोमोसोम है इट मीन्स जो बेबी है दैट इज बॉय, ठीक है। अब जो मेल है, जो फादर है, फादर के पास XY क्रोमोसोम है, मदर के पास XX क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मान लीजिए, सॉरी फादर यहाँ है, मेल यहाँ है ना XY, तो ये है XX फीमेल। तो मान लीजिए फादर ने जो फादर के जो स्पर्म है, ठीक है, उससे मिला X क्रोमोसोम, क्लियर। और यहाँ पे एग जो मदर है, मदर से मिला, मदर से भी मिल गया X क्रोमोसोम, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गए ना ये दोनों। तो क्या XX क्या होता है, XX होता है फीमेल, मतलब जो बेबी होगा दैट इज गर्ल, मतलब ये जो है बेबी दिस इज गर्ल। अब अगर, एक मिनट फिर से बनती हूँ, ठीक है। अब अगर ये फादर है, सॉरी ये मदर है XX क्रोमोसोम, ये फादर है XY क्रोमोसोम। अब मदर ने दिया X क्रोमोसोम, फादर ने दे दिया Y क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। टोटल कितने हो गए 46 क्रोमोसोम, 23 उसको मदर से मिले, 23 फादर से मिल गए, टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम्स। तो अब जो ये बेबी है, ये कौन सा बेबी होगा, ये होगा बॉय बेबी, मेल। अगर फीमेल है बेबी तो उसके पास XX क्रोमोसोम्स होंगे, जो मेल बेबी है उसके पास XY क्रोमोसोम्स होंगे। मेल की बॉडी में हमेशा जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज XY, फीमेल की बॉडी में XX क्रोमोसोम्स। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन फादर कि जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इट डजंट डिपेंड्स ऑन मदर, क्योंकि मदर के पास तो XX क्रोमोसोम्स ही हैं। अगर फादर की बॉडी से X क्रोमोसोम मिलेगा तो गर्ल होगी, Y क्रोमोसोम मिलेगा तो बॉय होगा, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट। तो अब क्वेश्चन पे आइए वापस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ जाइगोट विल डेवलप इनटू ह्यूमन मेल, मतलब ये कह रहा है जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो जाइगोट बनता है वो क्या है, मेल है, जो जाइगोट फॉर्मेशन हुई वो मेल है, ठीक है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए जाइगोट विल डेवलप इनटू ह्यूमन मेल इफ, ह्यूमन मेल कब बनेगा, अगर द एग हैड 1 Y क्रोमोसोम, एग के पास तो Y क्रोमोसोम होता ही नहीं है, एग के पास X क्रोमोसोम होता है। द स्पर्म हैड Y क्रोमोसोम, द स्पर्म हैड X क्रोमोसोम, द एग हैज 2 Y क्रोमोसोम, तो Y के पास तो क्रोमोसोम्स नहीं होते, Y नहीं होते, X क्रोमोसोम होते। तो जाइगोट कब बनेगा, ह्यूमन मेल कब बनेगा, जब स्पर्म जो है Y क्रोमोसोम देगा तभी वो मेल बनेगा, है ना। अगर Y क्रोमोसोम मिला है फादर से तो वो मेल बनेगा। अगर तो स्पर्म ने X क्रोमोसोम दे दिया
तो फिर तो वो फीमेल बनेगी ना, फिर तो वो डॉटर बनेगी, गर्ल बनेगी। बट अगर मेल का पूछा है ना आपके क्वेश्चन में, ह्यूमन मेल कब होगा, जब जो स्पर्म है उस जो 1 वाई क्रोमोसोम देगा, तो जो फर्टिलाइजेशन होगी उसमें जो जाइगोट बनेगा वो मेल होगा। अगर एक्स देता तो फीमेल है, वाई देगा तो मेल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको मैं समझा पाई होंगी अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है, कौन सी करेक्ट है ये हमें बताना है। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 क्रोमोसोम, कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है ना उसके पास 1 क्रोमोसोम होता है। हाँ दिस इज ट्रू, 1 क्रोमोसोम होता है, बट कौन सा, यहाँ पे तो क्लियर नहीं दिया है ना कौन सा, एक्स है, वाई है, कौन सा है। So the unfertilized egg has 23 pairs of chromosome. 23 pairs हैं, अगर फिर तो unfertilized नहीं हुआ ना, फिर तो fertilized हो गया, क्योंकि जाइगोट के पास 46 क्रोमोसोम्स थे और जाइगोट क्या था, फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा था, तो उसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे। दिस इज आल्सो नॉट ट्रू, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बता रही है। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 एक्स, दैट इज एक्स क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसके पास एग है ना, जो उसके पास एक क्रोमोसोम है, ये कह रहा है, दैट इज एक्स क्रोमोसोम। सो यस दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। The unfertilized egg has, sorry, this is true. So the unfertilized has 22 chromosome, 22 तो होते नहीं, 23 होते हैं। तो ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें बताना था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट यही है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसके पास एक क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स। क्लियर? यस, राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में रीड कर लेना, मैं हिंदी का अलग से दिया है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था ना, तो इसलिए अलग से लिया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज, अब क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि हे भगवान इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आराम से पढ़ो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड्स व्हिच वुड फिल द ब्लैंक्स करेक्टली इन द गिवन ऑर्डर। देखिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल्स फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल ऑफ द मदर फ्यूज टू फॉर्म ए, फ्यूजन के बाद क्या बन रहा था, जाइगोट। क्या बनता, जाइगोट। अब ऑप्शन में देखो जाइगोट कहाँ है, यहाँ फर्स्ट में जाइगोट नहीं, ये कट गया, इसमें जाइगोट है, इसमें जाइगोट, तीनों में जाइगोट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। Which divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells begin to develop into different organs and tissues. This developing structure is called. अब जाइगोट के बाद क्या बन रहा था, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहाँ है, यहाँ तो है नहीं और यहाँ भी है नहीं, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बट हम सारे क्वेश्चन रीड करेंगे। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो अगर आपको आंसर आपका मिल गया, यहाँ तक हो गया आपका, तो फिर आप आगे मूव ऑन करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूरा आगे का देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, बट यहाँ तो मैं पूरा ही बताऊंगी आपको। ठीक है, एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ, किसकी वॉल के साथ एम्बेडेड होता है, यूट्रस की वॉल के साथ। वाई में क्या आ जाएगा, यूट्रस, UTERUS, वाई में आ गया यूट्रस। द स्टेज ऑफ एक्स, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। जब एम्ब्रियो के सारे बॉडी पार्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे तो उस स्टेज को हम कहेंगे फीटस, उसको हम कहेंगे फीटस। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन था, जाइगोट, एम्ब्रियो, यूट्रस एंड फीटस। दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखा कितना इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको अभी मैं जो पढ़ा के आई हूँ, समझा के आई हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, समझ आया होगा, फिर आप इस क्वेश्चन को टोटली कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 sperms of a man fuse with 2 eggs of a woman, the twins formed are। देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो पीछे डिस्कस करना चाह रही थी आपके साथ। द स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज विद 2 eggs of a woman, 2 एग्स हैं, दोनों ही एग्स के साथ स्पर्म्स फ्यूज हुए, डिफरेंट डिफरेंट स्पर्म्स फ्यूज हुए। ये स्पर्म है, ये एग है, स्पर्म है, एग है। वो पूछ रहा है जो ट्विंस फॉर्मेशन होगी, जो जाइगोट बनेंगे, ठीक है, वो डिफरेंट जाइगोट होंगे। इसमें दोनों ही डिफरेंट जाइगोट होंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेल में फ्यूजन हो रही है। डिफरेंट जाइगोट है, एम्ब्रियो है, ये जाइगोट है, एम्ब्रियो है। तो ये दोनों जो एम्ब्रियो बनेंगे टोटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो सिंगल है, सिंगल में अगर 2 स्पर्म फ्यूज होते हैं और 2 एम्ब्रियो में डिवाइड होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होगी और इट स्प्लिट्स इनटू 2 जाइगोट। ठीक है, तब यहाँ पे जो बेबीज बनेंगे ये एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज जो है शेयर करेंगे, बट यहाँ पे इस केस में जाइगोट अलग है, एम्ब्रियो अलग है, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस मिली है। तो यहाँ पे ये दोनों जो ट्विंस होंगे एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे और इस तरह के ट्विंस को कहते हैं फ्रेटर्नल। क्या कहते हैं, फ्रेटर्नल। और इसको फ्रेटर्नल को क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विन। डाइजाइगोटिक मतलब 2 जाइगोट से बने हैं ना ये,
दो डिफरेंट जाइगोट से बने हैं तो इन्हें कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, जो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और ये यहाँ पे जो ट्विंस बनते हैं जो सिंगल जाइगोट से बन रहे हैं इसे हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो मतलब एक ही जाइगोट से बने हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल कब होते हैं? जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो, एक ही जाइगोट से ट्विंस हो। बट यहाँ पे 2 स्पर्म्स थे और 2 ही एग्स थे। अगर एक एग के साथ 2 स्पर्म्स यूज होते तो आइडेंटिकल होते, तो आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ये भी नहीं है सही। ऑलवेज कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट भी नहीं होंगे। कॉन्जॉइंट का केस कब बनता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, जब ये जो जाइगोट है ना ये सेपरेट नहीं होता। तो कई बार आपने देखा है, न्यूज में देखा होगा, सुना होगा, कुछ कुछ ट्विंस जो है ना आपस में जुड़े होते हैं। वो क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि उनका एम्ब्रियो जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं हो पाता किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो आपस में इस तरह से जुड़े हुए रह जाते हैं। तो कॉन्जॉइंट कब होते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है कॉन्जॉइंट हो सकते हैं। बट इसमें कॉन्जॉइंट का केस नहीं है क्योंकि दोनों जाइगोट अलग है, एम्ब्रियो भी अलग है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। Which of the following is a set of animals in which all show external fertilization? कौन सा सेट है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है? इस तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन का भी आ सकता है, इसी तरह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन का भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था स्पेशली कहाँ होती है? ऐसे एनिमल्स में होती है जो मेनली वाटर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, फिशेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैन, लिजर्ड, बटरफ्लाई इनमें नहीं होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। लिजर्ड और बटरफ्लाई में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फ्रॉग में तो एक्सटर्नल है, बट हमें बताना है जिसमें तीनों में ही एक्सटर्नल हो रही हो। बटरफ्लाई, फ्रॉग, फिश, फ्रॉग और फिश में एक्सटर्नल है, बटरफ्लाई में इंटरनल है। फ्रॉग, फिश, स्टार फिश, जो तीनों एनिमल्स हैं, फ्रॉग, फिश और स्टार फिश, यहाँ जो फर्टिलाइजेशन हो रही है ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। सो दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कंप्लीट नाउ। अगर इस टॉपिक में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हुई हो, कुछ पार्ट समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी इस पूरे टॉपिक को, मतलब पूरे टॉपिक को नहीं, पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है। एंड ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस अकेडमी पे मिलेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड नेक्स्ट जो हम क्लास करने वाले हैं दैट इज, अच्छा हमने ना एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर कर लिया था, है ना। हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर हो चुका है। इसमें एसिड बेस, सॉल्ट, एसिड बेस तो टोटली हो चुका है। सॉल्ट में हमने इन डिटेल डिस्कस नहीं किया था, मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा, अभी जो हम नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल एंड सॉल्ट, ठीक है, ये डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर एक और क्लास लगेगी एसिड बेस के लिए जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे एसिड बेस की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये रह रहा है आपका, फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो एसिड बेस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्ट भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, पीएच भी बताया है, बट इन डिटेल नहीं किया हमने। तो पीएच स्केल और सॉल्ट करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। उसके अलावा मैं ये भी सोच रही हूँ कि ये सीरीज तो जब तक हमारा, हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, या फिर मैं सोच रही हूँ बीच बीच में ही सिलेबस भी साइड वाइज चलता रहेगा, बीच बीच में साथ के साथ पेपर डिस्कशन भी स्टार्ट कर दूं आपके साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करो। तो ऐसा मैं सोच रही हूँ, डिसाइड कर रही हूँ कि जो पेपर डिस्कशन है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो पेपर डिस्कशन जो है ना लेटेस्ट पेपर से स्टार्ट करेंगे 2024 से। पहले 2024 के कर लेंगे, फिर 2023 के, फिर 2022 के, तो इस तरह से पेपर डिस्कशन कर लेंगे हम, ठीक है, साइंस के पेपर 2 के लिए, ठीक है। और अभी तो हमारी पैडागोजी भी रह रही है साइंस की, वो भी डिस्कस करना है। तो अभी तो है टाइम, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर साइंस पैडागोजी डिस्कस कर लेंगे और ये पेपर डिस्कशन साथ साथ चलता रहेगा। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लेंगे, ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो, ठीक है। तो ये रही आज की सारी बातें, सॉरी। एंड चलिए मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।